ठीक है, तो मैं एकदम स्टार्टिंग से बता रही हूँ जल्दी जल्दी में, ठीक है, और फिर मैं कंटिन्यू करूँगी जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने इवेंट अपने एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे थे, तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, इवेंट देखा था कि क्या इवेंट हुआ था किस दिन को, 14 जुलाई 1789। इंपॉर्टेंट इवेंट है, डेट याद रखना, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ था बेसिकली पूरे फ्रांस में, ठीक है, और वहाँ का जो किंग था उसने ट्रूप्स को भेज दिया था, ट्रूप्स को भेज दिया था। अब लोगों ने ये इंटरप्रेट किया इस चीज़ से, जब किंग ने ट्रूप्स को भेजा कि शायद ये हम पे हमला करने वाले हैं। जब इन्होंने ये सोचा कि हम पे हमला करने होने वाला है, तो ये लोग आ गए कि नहीं नहीं, अब बचने के लिए ये लोग फाइट बैक करने के लिए तैयार हो गए। तो इस जो भी इन सारी चीज़ों में बहुत जानों का लॉस हुआ, एक काइंड ऑफ वॉर सी छिड़ गई, ठीक है, सिटीजन्स और किंग के ट्रूप्स के बीच में। तो ये चीज़ कैसे इस हद तक बात कैसे पहुंच गई, ये अब अपन फ्लैशबैक में जाके देख रहे हैं कि क्यों ऐसा फ्रांस में हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि फ्रांस का राजा कौन था, लुई 16, ठीक है, जो बर्बन फैमिली से कब बना, वो 1774 में। उसकी शादी किससे हुई थी, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से हुई थी, ठीक है। इसके आगे बनते हैं तो जो उस टाइम पे सोसाइटी थी फ्रेंच की, वो कैसी थी, एक फ्यूडल सोसाइटी थी, ठीक है। अब ये फ्यूडल सोसाइटी का मतलब क्या, वो सोसाइटी जो बेसिकली जैसे जो बड़े बड़े लोग होते हैं अपनी ज़मीनें दे देते हैं, और उस पर ना जो छोटे लोग होते हैं वो फिर उस पर कमाते खाते हैं और रेंट पे करते हैं किनको, बड़े बड़े लोगों को। तो बेसिकली ये इस तरह की सोसाइटी थी कहाँ पे, फ्रांस में। अब वहाँ पे जो मेन डिवीजन्स थे, क्योंकि डिवीजन्स ऑफ सोसाइटी पे अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, तो जो डिवीजन्स थे वो कुछ इस तरीके से थे कि वहाँ पे 3 डिवीजन थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट कौन थे, चर्च के जो लोग थे, धार्मिक लोग जो थे, क्लर्जी तो थे। सेकेंड स्टेट वाले लोग कौन थे, नोबल, जो किंग के महल में काम वाम करते, काम इन द सेंस नौकरी नहीं करते वैसी, जो बेसिकली इनके सभा में बैठते हैं, जो मंत्री मिनिस्टर्स होते हैं, जो किंग के ये सब चीज़ें होते हैं। तो ये इनको क्या बोला गया, नोबल्स बोला गया। और थर्ड स्टेट में बाकी जितने भी प्रोफेशन बच गए, बिजनेस करने वाले, ट्रेड करने वाले, लेबरर्स हो गए, कुछ भी, कोई भी दूसरा प्रोफेशन कहाँ पे चला गया, थर्ड स्टेट में चला गया, ठीक है। अब अपन ने देखा था कि यहाँ पे 2 तरह की टैक्सेस चलती थी। कौन कौन सी चलती थी, हाँ, तो ये 2 तरह की चलती थी। अब जो टीट्स होता था वो किसको देना पड़ता था, चर्च को देना पड़ता था, और जो टेल होता था वो किसको देना पड़ता था, हाँ। तो ये 2 टैक्सेस थे। अब ये दोनों टैक्सेस कौन सा स्टेट पे करता था, थर्ड स्टेट ही पे करता था, दोनों नहीं पे करते थे, ठीक है। अब जो है ये जो टैक्सेस लिए जा रहे थे, ये किसको जा रहे थे, किंग को। अब एक किंग की बात जो मैंने नहीं बताई वो ये है कि जब ये बंदा लुई 16 जो है आया, कहाँ पे, राजा बन के आया, तो उसने देखा कि उसकी जो ट्रेजरी है वो पूरी खाली हो चुकी है, ट्रेजरी एकदम है ही नहीं उसके पास, और उसके ऊपर बहुत सारे लोन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ तरह मतलब कुछ कंट्रीज़ के उसने लोन्स लेके रखे हैं, उसके इंटरेस्ट पे करने हैं उसको, ठीक है, और ट्रेजरी में कुछ है नहीं, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो उसको टैक्स बढ़ाने पड़े। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ जो ट्रेजरी इतनी खाली थी उसका रीज़न क्या था, राजा की ट्रेजरी में पैसे क्यों नहीं थे पैसे, उसके रीजंस क्या क्या थे। उसने वॉर्स में, दूसरी कंट्री के वॉर में इसने पैसे दिए थे। कौन सी कंट्री के वॉर में पैसे दिए, हाँ, अमेरिका और ब्रिटेन की कंट्री में इसने उसके वॉर के लिए इसने पैसे दिए थे, ठीक है। अब और दूसरे रीजंस क्या थे, उसका एक बहुत बड़ा पैलेस था, पैलेस की वजह से उसके बड़े बड़े घर होंगे तो उसके तो खर्चे आएंगे। अब ये कमरा भी है तो देखो वहाँ पे लाइट चल रही है, यहाँ पे फैन चल रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हो गए, साफ़ सफाई के बिल हो गए। तो और यहाँ पे अगर साफ़ सफाई करने के लिए कोई आ रहा है तो उसको सैलरी देना हो गया, तो जो भी ये कमरे का खर्च है, तो उसके पास एक बहुत एक्स्ट्रावेगेंट जो है एक महल था, उसके वजह से उसको बहुत सारा पैसा तो उसमें जा रहा था, उसको मेनटेन करने में जा रहा था। तो और क्या रीजन्स थे बताओ, हाँ, उसकी जो शादी हुई थी तो उसमें भी बहुत पैसे, क्योंकि राजा रानी की शादी हो रही है भाई, बहुत बड़ी बात है, उसमें बहुत पैसे गए। अब जो लोन्स उसने लिए अपने आप को पालने के लिए, क्योंकि हर कंट्री थोड़ा बहुत लोन लेके रखती है, तो इसने तो कुछ ज़्यादा लेके रखे थे, तो जो लोन्स इसने उस पर इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था, उससे वही चुकाए नहीं जा रहा, उस पर इंटरेस्ट बढ़ जा रहा था धीरे धीरे, तो उसको वो भी पे करना था, तो वहाँ पर बहुत सारा पैसा जा रहा था हर साल हर महीने जो भी है, तो इस वजह से बहुत पैसा खर्च हो रहा था। तो ये जो कुछ रीजंस थे वो क्या बोलते हैं इस एम्प्टी ट्रेजरी का रीज़न। अच्छा, लोग तो मतलब बहुत सारे थे, लोग तो चलो पॉपुलेशन तो ठीक है, लेकिन जो टैक्सेस पे कर, देखो राजा के पास या गवर्नमेंट के पास कहीं भी पैसा कहाँ से आता है, हमारे टैक्सेस से आता है, सिटीजन्स के टैक्सेस से आता है। अब जो सिटीजन्स हैं, 1 सेकेंड,
हाँ ठीक है, तो सिटीजन से आता है। सिटीजन तो अब जो सिटीजन्स थे वो सारे पे नहीं करते थे टैक्स, सिर्फ थर्ड, अपन ने देखा थर्ड स्टेट पे करता था। तो इस ये भी एक रीज़न था कि जब तुम्हारा 1/3 पॉपुलेशन, ऑल्दो जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो थोड़े ज़्यादा थे, बट स्टिल अगर ओवरऑल देखें तो तुम्हारे जो 1/3 पॉपुलेशन है वो तुम्हारा रेंट पे कर रही है, जो कि सबसे कम कमाती है। और ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वाले लोग अमीर थे, ठीक है, वो चर्च वाले थे, बाकी राजा के साथ काम करते थे, ये लोग अमीर थे। तो इन लोग से टैक्स नहीं लिया जा रहा, जो गरीब है उसी से और टैक्स लिया जा रहा है। तो बेसिकली वो कितना टैक्स ले लोगे उनसे, तो इस वजह से भी जो है जो ट्रेजरी थी वो एम्प्टी थी। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे अपन बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फ्रांस में एक ऐसी सिचुएशन भी आई थी कि जिसे अपन क्या बोलते हैं, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, अच्छा, सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? हाँ, मतलब कि खाने पीने की जो अपनी बेसिक नीड्स है किसी भी इंसान की, किसी भी सोसाइटी की, अगर वो पूरी नहीं हो पा रही है किसी वजह से, तो उसे क्या बोलेंगे हम? सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलेंगे। तो फ्रांस में जो है ये चीज़ हुई। ठीक है, क्यों हुई ये चीज़? ठीक है, सबसे क्यों ऐसा होने लगा, फ्रांस के लोग इतने तड़पने क्यों लगे, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हुई? पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज़ हो रही थी। ठीक है, अपन ने देखा क्या कि 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गया। 23-28 छोटी बात है, पर मिलियंस में अपन बात कर रहे हैं ना। 23 से 28 मिलियन हो गया। कहाँ पे? 1715 से 1789, इन सालों में 23 मिलियन से कितना हो गया? 28 मिलियन। ठीक है, तो बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ गई तो खाने की जो डिमांड थी वो बढ़ गई। खाना लिमिटेड है, लैंड लिमिटेड है, लेकिन डिमांड बढ़ गई तुम्हारी, तो उस वजह से बहुत सारा पैसा जो है, पैसा बोल रही हूँ, जो खाने की शॉर्टेज हो गई। ठीक है, खाने की शॉर्टेज हो गई, ऊपर से खाना महंगा हो गया। जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उस चीज़ का तो क्या, हाँ ठीक है। तो देखो, जो बेसिकली जो ज़मीन है लिमिटेड है, पॉपुलेशन भले बढ़ा दो तुम, लेकिन ज़मीन तो लिमिटेड है, उस पर हार्वेस्ट हो रहा है उतना ही होगा जितना हमेशा होता है। खाने वाले भले बढ़ गए पर खाना उतना ही है। ठीक है, ऊपर से ड्रॉट्स हो जाते थे, ठीक है, हेल पड़ जाते थे। ठीक है, प्रॉब्लम, क्लाइमेट भी इनका साथ नहीं दे रहा था उस वक्त पे, तो और जो हार्वेस्ट था वो क्या हो जाता था? कम हो जाता था। अब हार्वेस्ट जो है कम हो जा रहा है, तो इस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स हो गई, है ना, क्योंकि और ये जो चीज़ें थी वो महंगी थी। अब हाँ, अपन बात क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 3 स्टेट के लोग हैं। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट तो अमीर हैं, ये लोग तो फिर भी खरीद ले महंगाई में भी, लेकिन थर्ड स्टेट के लोग हैं, ये लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ी। क्यों? क्योंकि ये लोग बहुत गरीब थे, बहुत नहीं पर गरीब तो थे ना, बाकी तो सबसे गरीब ही थे। तो इन लोग को बहुत प्रॉब्लम हुई जब फूड जो है वो इतने ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। और कोई रीज़न था क्या? और एक और चीज़ जो देखो, महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, मान लो तुम 10 साल पहले है, तुम 20,000 रुपये कमाते थे, तुम अकेले आराम से जी लेते थे। ठीक है, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती थी। ठीक है, लेकिन अभी 10 साल बाद महंगाई बढ़ गई ना, हर चीज़ थोड़ी थोड़ी बढ़ गई। तो अब क्या वो 20,000 रुपये सफिशिएंट होंगे? हो सकते सफिशिएंट हो, पर ख्वाहिशें नहीं पूरी होंगी। रोज़ मूवी नहीं देख सकते, हर महीने मूवी नहीं देख सकते, अब तुम्हें सिर्फ उतना ही करना पड़ेगा। तो बेसिकली तुम कुछ अमीर थे ना 20,000 में 10 साल पहले, अब गरीब हो ना 20,000 में। तो दैट वाज द थिंग कि जो लेबर्स के वेजेस होते थे, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उनको जो वेजेस मिलते थे, जो उनकी सैलरी होती थी वो बढ़ती नहीं थी, वो उतनी की उतनी रहती थी। पर महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ रही है। ठीक है, और हाँ, अपन को एक बात और, अपन को खाने को ऐसा नहीं देखना है कि सिर्फ खाने की प्राइजेस बढ़ रही हैं, हर बाकी जितनी भी चीज़ है वो रॉ मटेरियल से ही बन रही है ना एट लास्ट। तो अगर खाने की शॉर्टेज है तो बाकी हर चीज़ की शॉर्टेज है, ये मान के चलो। ठीक है, तो बेसिकली हर चीज़ की डिमांड बढ़ रही थी और हर चीज़ को खरीदने की जो कैपेबिलिटी थी लोगों के पास नहीं थी। ठीक है, तो इस वजह से बहुत सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया था, मतलब लोग अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक कौन सा था अपना? ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस ऑन एंड टू प्रिविलेजेस। क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे ये देखो, यहाँ इस टॉपिक में क्या हुआ कि जो ग्रोइंग मिडिल क्लास, अब क्या होने लगा, जो मिडिल क्लास के लोग थे वो ग्रो होने लगे। कैसे ग्रो होने लगे? अभी तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस चल रहा था पूरे देश में, अब लोग ग्रो कैसे होने लग गए? क्यों? क्योंकि इस टाइम पे बहुत ट्रेड चालू हो गया था, बहुत बिजनेस चालू हो गया था ओवरसीज। लोग समुद्र से इधर उधर से आके बिजनेस कर रहे थे, ये लोग भी बिजनेस कर रहे थे जो अपने फ्रांस के लोग हैं। तो अभी मैंने क्या बोला, थर्ड स्टेट में कौन लोग आते हैं? बिजनेसमैन, ट्रेडर्स। तो इन लोग का धंधा चलने लग गया। ठीक है, अब जो चीज़ तुम्हारे पास 20 रुपये की है, तुम दूसरी कंट्री में जाके 40 की तो बेचोगे ना, वो दूसरी कंट्री में नहीं मिल रही वो चीज़, मानो तो वो तो डिमांड वहाँ पे है ही ज़्यादा। ठीक है, तो उसको इस वजह से जो है, जो थर्ड स्टेट को पैसे आने लगे। ठीक है, वो लोग भी थोड़े सिविलाइज होने लगे। जब उनके पास पैसे आए तो अकल भी बढ़ी, उन्होंने बोला कि अब हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने पढ़ाई करनी चालू करी। जब पढ़ाई करनी चालू करी तो इनको समझ में आया हम पे तो अन्याय हो रहा है, टैक्स सिर्फ हमसे क्यों लिए जा रहे हैं,
गेटिंग। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो अब जो लोग थे वो थोड़े रिवॉल्यूशनरी से हो गए कि अरे ऐसा कैसे टैक्स हमसे क्यों ले जा रहा है, ठीक है, हमारी पॉपुलेशन मतलब जो है, मतलब हमारी पॉपुलेशन तो ठीक है ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो तुम जितनी अच्छी तो है नहीं। नोबल्स और क्लर्जी जो लोग थे जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के थे उतने अच्छे तो थे नहीं, तो हमसे क्यों लिए जा रहे पैसे सारे, हम ही क्यों चलाए पूरा देश, उनसे भी लेना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें वो समझ आने लगी लोगों को, ठीक है। उनको ये समझ में आने लगा कि राजा को जो तुमने इतनी सारी राइट्स दे के रखी हैं कि राजा चाहे जो फैसला ले ले, राजा को तुम भगवान मानते हो, ये चीज़ गलत है। राजा एक इंसान है, ठीक है, और तुमने अगर बहुत सारी पावर किसी एक हाथ में रख दी, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होगी इससे, प्रॉब्लम ये होगी कि वो गलत फैसले ले सकता है या पर्शैलिटी कर सकता है ना, जो उसके पसंद करी ही उसने, पर्शैलिटी तो करके रखी थी उसने, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी ये अब किसको समझ में आने लगी थी, थर्ड स्टेट के लोगों को समझ में आने लगी थी, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन आता है रोल ऑफ फिलोसोफर्स, फिलोसोफर समझ रहे हो ना, जो लोगों को स्पीच देते हैं, जो अपनी फिलोसफियाँ बताते हैं, ठीक है। तो अब रोल ऑफ फिलोसोफर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि फिलोसोफर्स ने कैसे बेसिकली अपना योगदान दिया। तो अपन को 3 जो नाम है फिलोसोफर के जो अब तुम्हारे बुक में दिए हुए हैं वो याद रखने हैं। कौन है, जॉन लेक, जीन जैकस और मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। ये जो 3 लोग हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है अपन को। और इनकी जो बुकें हैं, इनकी बुकें बताओ यार जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, तो ये जो 3 बुक है याद रखना है कि किसने कौन सी बुक लिखी हुई है। अब इस बुक में इन्होंने यही सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि सारी पावर एक इंसान को मत दो, डेमोक्रेसी रखो, सबको इक्वल वोट्स दो, इक्वल राइट्स दो, ठीक है। तो इक्वालिटी जो थी फ्रांस में नहीं थी कहीं ना कहीं देखा जाए तो, क्यों नहीं थी, अपन को पता है टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट देता था। तो ये जो चीज़ थी इन फिलोसोफर्स ने बुकें लिखी। अब जब इन फिलोसोफर्स ने ऐसी बातें करी तो क्या हो गया कि जितने भी लोग थे वो कॉफ़ी हाउस हो गए, क्लब्स हो गए, पार्क्स हो गए, इन सब में मिल बांट के सोचने लगे कि अरे ये जो बंदा है तो सही कह रहा है, अपन तो तब से गलत कर रहे थे, अपने साथ तो अन्याय हो रहा है। तो इस तरह से बातें बढ़ती गई। आज भी यही हो रहा है। आज भी देखो तो अगर तुम किसी बार्बर की शॉप पे देखोगे तो वहाँ पे डिस्कशन चलता ही रहता है, ठीक है। तो यही डिस्कशंस होने लगे किन पे, इन फिलोसोफर्स की बातों पे। तो जब इन फिलोसोफर्स की बातों पे इस तरह के डिस्कशंस हो रहे थे तो जो बाकी लोग थे, ठीक है, जो मे बी फिलोसोफर नहीं थे, बहुत एजुकेटेड नहीं थे, वो बातें जो होती रही उससे बहुत ज़्यादा वो हो गए कि हाँ उनको समझ आ गई कि अब अपन को जो है रिवोल्ट करना है। काफ़ी रिवॉल्यूशनरी माइंड हो गया सबका कि गलत हो रहा है हमारे साथ, अब हमें लड़ना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ था बताओ, आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, है ना। जो लुइस 16 थे उनका जो अभी खर्चा पानी अभी भी नहीं चल रहा था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या सोचा कि मैं और टैक्सेस बढ़ाऊंगा, और टैक्सेस अगर बढ़ेंगे तो वो भी किसको जाएंगे, कौन पे करेगा, थर्ड स्टेट पे करेगा, ठीक है। तो अब वो ना टैक्सेस ऐसे नहीं बढ़ा सकते थे कि चलो वो, उनको क्या था, एक स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ी, ठीक है, पड़ती है, मतलब जब भी कोई टैक्स बढ़ाते हैं तो उसको भी बुलानी पड़ी। अब उसमें ऐसा होता है कि तीनों स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। और तो जल्दी बताओ फर्स्ट स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव आए थे, 300, सेकंड स्टेट से कितने आए थे, 300, और थर्ड स्टेट से 600, ठीक है। तो 600 रिप्रेजेंटेटिव आए थे। और 600 क्यों आए थे रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट से, पॉपुलेशन ज़्यादा थी किसकी, थर्ड स्टेट की, ठीक है। तुम खुद ही सोचो यार, तुमने क्या सिर्फ नोबल्स को रखा है यहाँ पे, क्लर्जी को रखा है यहाँ पे, बाकी जितने भी प्रोफेशन है सब थर्ड स्टेट में आते हैं ना, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। तो जो पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है ना, तो इस वजह से वहाँ पर 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। और अपने साथ वो क्या लेकर आए थे, 40,000 लेटर्स लेकर आए थे। किन लोगों के, जो लोग वहाँ पे नहीं आ सके थर्ड स्टेट से, जो लोग नहीं आ सके उनके लेटर्स लेके आए थे राजा के लिए कि देखो हम पे क्या बीत रही है, ऐसा मत करो, टैक्सेस मत बढ़ाओ, देखो देश में क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह, इसके लेटर्स लिखे हुए थे, ठीक है। लेकिन एक जो बुरी चीज़ थी, एक जो अन्याय चल रहा था वो क्या था कि जितने भी जो 3 स्टेट है तो वोटिंग हर एक बंदे के हिसाब से नहीं हो रही थी। कैसे हो रही थी, हाँ, तो हर स्टेट से एक वोट ही आ रहा था। तो तुम खुद सोचो यार, अब वहाँ पे इतनी सी पॉपुलेशन, क्लर्जी की इतनी सी पॉपुलेशन, नोबल्स की इतनी सी पॉपुलेशन, ठीक है, और यहाँ पे जो है थर्ड स्टेट की इतनी सारी पॉपुलेशन, तो यहाँ पे कैसे तुम एक ही वोट रखोगे, ज़्यादा होनी चाहिए ना, ज़्यादा होनी चाहिए। तुमने अमीरों की तो कलेक्टिवली 2 हो गई वोट, नोबल्स क्लर्जी मिला के 2 हो गई ना, सारे अमीर, उनके तो सारे चॉइसेस एक ही होंगे। लेकिन यहाँ पे जिनके चॉइसेस अलग हो सकते हैं उनको तुमने एक ही वोट दिया है,
है ना। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये प्रॉब्लम हो गई। तो अब क्या राजा ने चालू की टैक्सेस की बात करना। तो जो हमारे थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने बोला देखो टैक्सेस की बात हम बाद में करेंगे, पहले तुम ये बताओ कि तुम हमको वोटिंग राइट इक्वल दोगे कि नहीं। हम इससे खुश नहीं है कि तुम हमसे एक कर, क्योंकि खुद सोचो अगर उन्होंने बोला कि टैक्स पे करना है, थर्ड स्टेट को पे करना है, ठीक है, अब तीनों से वोट लिए गए, उन पहले वाले दो को क्या ही प्रॉब्लम होगी, उनको तो पे करना नहीं पड़ रहा, वो दोनों वोट दे देंगे। थर्ड वाला जो है वो मना भी कर लेगा तो क्या होगा, मेजॉरिटी विंस, 2 वोट्स जीत जाएंगे और टैक्सेस पे करना पड़ जाएगा किसको, थर्ड स्टेट को, जबकि उन्होंने ही मना करा होगा, है ना। तो बेसिकली ये जो तरीका था वो सही नहीं था किसी भी तरीके से, ठीक है। तो जो भी है तो ये चीज़ हुई। तो ये लोग ने बोला कि हमें इक्वल राइट्स चाहिए, राजा ने ठुकरा दिया, उन्होंने बोला नहीं तुम्हें इक्वल राइट्स नहीं मिलेंगे, वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, फिर हाँ वहाँ यहाँ से निकल के वो लोग नेशनल असेंबली बनाने लगे, ठीक है, नेशनल असेंबली बनाने लगे, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने लग गए कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलना चाहिए। अच्छा चलो ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने लगे, मतलब फ्रांस में ये लोग तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, वो राजा अपनी ज़िंदगी जी रहा है। बताओ बाकी जगह पे क्या प्रॉब्लम हो रही थी, बाकी जगहों पे क्यों लोग तरसने लग गए थे, क्राइसिस, ठीक है, मतलब खाने की जो प्राइजेस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अपन ने बात की थी पहले कि इतनी प्रॉब्लम चल रही थी फ्रांस में, तो इस वजह से जो प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब काफ़ी ज़्यादा जब बढ़ गई ये प्रॉब्लम्स तो क्या हुआ कि जो है मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो ये प्रॉब्लम तो जो बहुत बढ़ गई थी कहाँ पे, अपने फ्रांस में। तो यहाँ पे जो लोग थे काफ़ी ज़्यादा लड़ने भिड़ने लगे थे, मार्केट्स को लूटने लगे थे, ठीक है, मतलब जो मार्केट्स उनको लूटने लगे थे, राशन शॉप्स थे उनको लूटने लगे थे, एक दूसरे से भिड़ने लगे थे, ठीक है। अब इंसान के लिए अपना इमेज बचाना फिर भी बाद में आता है, अगर खाना नहीं मिले तो उसको पहले खाना चाहिए ना। तो जो भी है तो इस तरह के लोग हो गए थे वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, और फिर लोगों ने क्या किया था, बेसिकली लोगों ने रिवोल्ट कर दिया था, लोगों ने अटैक्स करना चालू कर दिए थे, बिल्डिंग्स पे, पुलिस स्टेशंस पे, यहाँ पे अटैक करना चालू कर दिए थे, है ना। और इसीलिए जो है हमारे राजा ने क्या भेजा था, ट्रूप्स भेजा था। इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि उनको हमला करना था लोगों पे, इसलिए उसने भेजा था ताकि वो लोगों को कंट्रोल कर सके, ठीक है। लेकिन लोगों ने उसको कैसे सोचा कि शायद कुछ होगा हमारे साथ, शायद अब हम मर जाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, राजा पे रिवोल्ट बैक करने चालू कर दिया, ठीक है। तो आज का हम करते हैं। अच्छा एक और चीज़ हमने जो यहाँ पे देखी, क्या हुआ कि जो अपना ये था, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करा था, राजा पूरी तरीके से हार गया था। राजा ने अपना सारे उम्मीदें छोड़ दी थी और राजा ने क्या बोला कि नेशनल असेंबली जो पहले उसको मान्यता नहीं दी थी, राजा ने, याद है, वो लोग चले गए थे वो मीटिंग छोड़कर, उन्होंने बोला हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। राजा ने उनके कॉन्स्टिट्यूशन पे ना उनकी डिमांड पे, जो वोटिंग राइट इक्वल कर दो, इस डिमांड पे क्या बिल्कुल नज़र डाली थी, नहीं, उन्होंने बोला कि हम इसको नहीं मानते। लेकिन अब राजा की क्या स्थिति हो गई थी कि नहीं, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। और अब जो पावर थी वो किसके पास आ गई थी, राजा के पास। इतना पढ़ा दिया ना मैंने, राजा के पास पावर आ गई थी, सॉरी राजा के पास बोल रही हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया उन लोग के पास पावर आ गई थी। अच्छा, जब इन लोगों के पास पावर आ गई तो इन्होंने क्या करना चालू कर दिया, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन थे, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन के जब पास पावर आ गई, राजा ने बोला ठीक है तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन चलेगी। तो बताओ इन्होंने जैसे ही पावर में आए, अब ये लोग कौन थे, थर्ड स्टेट के लोग थे ये लोग, ठीक है। तो ये जैसे ही पावर में आए इन्होंने क्या करना चालू कर दिया, इक्वालिटी लानी चालू कर दी। इन्होंने क्या किया, जो क्लर्जी के पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ करती थी वो प्रॉपर्टी लेके बांटना चालू कर दी, ठीक है, कि तुम्हारे पास ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तुम इसको इधर दे दो। टैक्सेस जो थे, हाँ, जो टैक्सेस अपन पे करते थे किसको, क्लर्जी को, नोबल्स को, जो नोबल्स को बोल रही हूँ, फर्स्ट स्टेट वाले को, क्लर्जी को जो अपन पे करते थे वो बंद करवा दिए कि चर्च को कोई टैक्स नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के कुछ रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लाए, जैसे नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस में पावर में, ठीक है। इतना मैंने पढ़ा दिया था। अब आज अपन यहाँ से आगे से पढ़ रहे हैं। नोट्स इन लोगों को मैंने लिखवा दिए हैं, तो ले लेना अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो, ठीक है, है, ठीक है। तो अब आगे से कर लो, ठीक है। तो आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। हाँ, तो हुआ ये कि जो अपना राजा था उसने क्या किया था, नेशनल असेंबली, 1 सेकेंड,
हाँ, तो जो राजा था उसने क्या किया था, नेशनल असेंबली जो थी उसको मान्यता दे दी थी कि हाँ भाई तुम रूल कर लो, तुम कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, तुमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उस हिसाब से अब फ्रांस चलेगा, ठीक है। ऐसा किसने बोला था, राजा ने बोला था, ठीक है। तो अब जो था ये फ्रांस जो था ये एक कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से क्या समझ रहे हो तुम, इस वर्ड से आएगा ये पेपर में कि बताओ क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, क्या होता है, क्या हाँ, मतलब कि वहाँ मोनार्की भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मोनार्की समझ रहे हो ना, जहाँ पे राजा रानियों का राज होता है, ठीक है, जो वो मोनार्की। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब कि ऐसा नहीं है कि राजा जो चाहे बोले, राजा जो चाहे फैसला ले हो जाएगा। ऐसा मोनार्की मतलब ऐसा मोनार्की जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, जिसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, जो बस राजा चाहे नहीं होगा, है ना, जो बस राजा चाहे नहीं होगा। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, पूरा देश उसके अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। बस ऐसा था कि कोई भी चीज़ अगर फैसला लिया जा रहा है तो एक बार राजा से पूछ लिया जाएगा कि हाँ बता दो ये कर दें, तो राजा बोलेगा हाँ कर दो, ठीक है। तो जो भी है, तो ये जो चीज़ थी ये क्या बोलते हैं अपन, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, ठीक है, कि राजा भी है और एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ठीक है। इसे अपन क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। हाँ, तो फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, मतलब क्या हुआ कि फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया, ठीक है। अब कैसे, नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791, ठीक है। तो जो नेशनल असेंबली ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो था, बन रहे थे ना वो लोग टेनिस कोर्ट में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो ये कंप्लीट कब हुआ, ख़त्म कब हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशन बनना, 1791, याद रखना अपन को डेट, ईयर मतलब 1791 को इनका कॉन्स्टिट्यूशन बन के कम्प्लीट तैयार। अब क्या इन्होंने क्या किया, लिमिटेड द पावर ऑफ मोनार्क, ठीक है। जैसे ये लोग पावर में आए, इन्होंने क्या किया, मोनार्क के पास जो एक्सटेंसिव पावर थी, ठीक है। अब देखो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी कंट्री में 3 तरह के काम होते हैं, ठीक है। इंडिया में भी लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेटिव लॉस बनाने वाले, एक्सिक्यूटिव उसको लॉस को एग्जीक्यूट करने वाले, ठीक है, उनको मेंटेन करने वाले, और थर्ड क्या, जुडिशरी, अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने वाले। इतना तो अपन को पता है, वो तो सिविक्स में पढ़ेंगे अपन। तो ये 3 मेन डिविजन्स होते हैं। अगर ये 3 मेन डिविजन्स होते हैं तो ये जो सारे काम थे मोनार्की में क्या होता है, राजा करता है, तीनों ही काम कौन करता है, राजा करता है। तो अब ये लिमिट हो गया था, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आया उन्होंने बोला नहीं, राजा के इतने ही पावर से इसके आगे तुम नहीं बढ़ोगे, ठीक है। ये जो तीनों चीज़ें हैं वो कौन देखेगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखेगा, हर चीज़ राजा नहीं करने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई सबसे पहले। तो सेपरेशन ऑफ, अच्छा ये अपन बाद में देखते हैं, पहले अभी अपन देखते हैं एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन। मतलब देखो ये तब नहीं था जब राजा था, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, जब कौन अपने ये नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन वाले पावर में आए, तो इन्होंने बोला कि इन्होंने क्या किया कि 2 हिस्सों में बांट दिया सोसाइटी को। पहले क्या बटी हुई थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट में बटी हुई थी। अब ये 2 स्टेट में नहीं पर 2 हिस्सों में बट गई पूरा फ्रांस। अच्छा, अब ये 2 हिस्से मतलब क्या थे बेसिकली, एक थे एक्टिव सिटीजन्स, एक थे पैसिव सिटीजन्स। अब ये आ सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन में कि बताओ दोनों में क्या डिफरेंस था, ठीक है। तो अब एक्टिव सिटीजन्स कौन है फ्रांस के, एक्टिव सिटीजन्स वो लोग हैं जो कि सबसे पहले तो 25 साल से बड़े हो, उम्र उनकी ज़्यादा हो 25 साल से, और वो 3 दिन के लेबर्स वेज जितना टैक्स पे करते हो। मतलब समझ में आ रहा है, एक दिन एक मजदूर को जो तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब 3 दिन मजदूर को जो तनख्वाह मिलती है उतना अगर तुम टैक्स पे करते हो, किसको, गवर्नमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन को, तो तुम्हारे पास राइट है वोट देने का। सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स ही वोट देते थे। अभी हमने पहले क्या, ये लोग की लड़ाई क्या थी, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन वालों की लड़ाई क्या थी कि हमको इक्वल वोट दो, सबको इक्वल वोट दो, ये तीनों स्टेट के एक वोट से काम नहीं चलेगा, हमको इक्वल वोट चाहिए। तो ये लड़ाई थी। तो जब ये लोग पावर में आए तो इन्होंने सबको वोट दिया, लेकिन उन सब में कौन आते थे, सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स वाले, ठीक है, जो कि पहले तो टैक्स पे करते हो, इतना एटलीस्ट इतना, ज़्यादा करना है कर दो पर इतना तो तुम्हें करना ही चाहिए, ठीक है, तब तुम वोट दे पाओगे। कम करना है कम करो पर फिर वोट नहीं दे पाओगे, ठीक है। और तुम्हारी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 साल से ऊपर, ठीक है, तुम्हारी उम्र होनी चाहिए। नहीं, यहाँ पे वुमेन्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मेंस है, ठीक है। ये एक्टिव सिटीजन से मेन आते हैं सॉरी, एक्टिव सिटीजन में सिर्फ मेन आता है, ठीक है, वुमेन्स नहीं है, वुमेन्स को राइट नहीं दिए गए थे, ठीक है। तो सिर्फ मेंस, याद रखना, ओनली मेल्स एल्डर देन 25 ईयर ऑफ एज, और जो दे रहे हैं टैक्स कितना, 3
डेज वेज, ठीक है, एक लेबर का 3 दिन का जो कमाई है अगर वो दे रहे हो तो तुम टैक्स दे दो। दिस इज व्हाट एक्टिव सिटीजन। अच्छा, और पैसिव सिटीजन क्या है? बाकी जो भी बचा वो मेन, सबसे पहले तो वुमेन, सारी वुमेन्स पैसिव में आ रही हैं क्योंकि उनको तो वोट देने का कोई राइट ही नहीं है, ठीक है। जो मेंस जो कि 25 साल से नीचे हैं वो लोग भी आ रहे हैं, और वो लोग भी जो भले 25 से ऊपर हो नीचे हो लेकिन वो शायद टैक्स उतना पे नहीं कर रहे हैं। तो जितना मतलब तुमने एक्टिव सिटीजन को छाट लिया, बाकी जो भी बचा वो कहाँ आते हैं? पैसिव में, पैसिव सिटीजन्स में आते हैं, ठीक है। तो पहले ये लिख लो एक्टिव पैसिव, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। तो एक चीज़ और जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है वो है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ठीक है, मतलब कि जो मेल्स हैं और जो लोग हैं उनके राइट्स की बात करिए तो एक चीज़ अपन को यहाँ पे ध्यान देनी है, ठीक है, कि यहाँ पे जो वुमेन्स का रोल है वो काफ़ी कम है। ठीक है, देखा जाए तो वुमेन, देखो मेन का तो है तुम 25 साल से ऊपर के हो जाओ, तुम इतना टैक्स देने लगो तो तुमको वोट देने मिल जाएगा। पर अपन वुमेन को देख सकते हैं, तुम बुढ़े हो जाओ, तुम टैक्स पे करो, तुम कुछ भी करो, तुम यहीं पे रहोगे हमेशा और तुम्हें कभी टैक्स पे नहीं करने, मतलब सॉरी, तुम्हें कभी वोट देने नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी कहीं ना कहीं ये अपन को बताती है कि उस टाइम पे जो हर कंट्री में यही होता है, हर कंट्री में जो वहाँ का स्टार्टिंग टाइम था वहाँ पे वुमेन्स को इतनी राइट्स नहीं दी गई है। ठीक है, वुमेन्स को हमेशा थोड़ा दबा के ही रखा गया है। ठीक है, अगर हम इंडिया में भी देखें तो अपन देख सकते हैं, अपन नेशनलिज्म इन इंडिया के टाइम, मतलब जब इंडिया बढ़ रहा था तो अपन जानते हैं वहाँ पे भी क्या मतलब कंडीशन थी, वुमेन्स को इतनी राइट नहीं मिली गई। ऑल्दो जो एंशियंट हिस्ट्री थी वहाँ पे वुमेन्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती थी, ऑल्दो वहाँ पे भी उस पर कई रिस्ट्रिक्शन थे पर उनको कई जो है आज़ादी दी जाती थी। ठीक है, अगर हम, मुझे बाकी रिलीजन का नहीं पता, पर अगर हम हिंदू समाज को देखें तो एकदम एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, उनको अपने हस्बैंड चूज़ करने की आज़ादी थी, उनको अपने क्लोथिंग चूज़ करने की आज़ादी थी, उनको घूमने फिरने की आज़ादी थी, तो बेसिकली बहुत फ्रीडम थी उस टाइम पे। लेकिन अगेन अगर हम देश के डेवलपमेंट की बात करें तो हर कंट्री के स्टार्टिंग में क्या हो जाता है, वुमेन्स की राइट को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जाता है। वैसा ही फ्रांस में था, फ्रांस में कहीं ना कहीं वुमेन्स की राइट को कंट्रोल किया गया था। इवन अगर हम नेशनल अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं, ये जो नेशनल असेंबली को बोलते हैं, बेसिकली ये लोग आए, इन्होंने इक्वालिटी की बात करी। इक्वालिटी की बात भी कैसे करी, अभी भी वुमेन्स को इन्होंने इक्वालिटी नहीं दी थी। इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बोला कि नेचुरल एंड इनएविटेबल राइट्स, मतलब कि जो राइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नेचुरल है, मतलब हर किसी को मिलने चाहिए। किसने बोला, नेशनल असेंबली ने बोला कि हर सिटीजन का जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन को वोट करने का अधिकार होना चाहिए, ये सबके पास अधिकार है, ये एक नेचुरल अधिकार है। लेकिन अगेन उसने इस अधिकारों की बात किसके प्रेफरेंस में की, मेन्स एंड सिटीजन्स। बेसिकली वो सिर्फ मेल्स को टारगेट कर रहा था, फीमेल्स को उसने कभी टारगेट नहीं किया। ठीक है, कि तुम्हें भी ये राइट दी गई है, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो मतलब अभी तक नहीं हुआ, तो जो भी है तो वो वुमेन्स का रोल पूछ सकते हैं, वुमेन का रोल इन द सेंस वुमेन की इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं। अपन को यही बताना है कि जो है बहुत ज़्यादा जो फोकस है वो कहाँ पे रहा है, मेंस को रहा है। बहुत ही मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रखना अगर हम ये जेंडर की बात करें तो। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट है, जो अपना ये फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, इसका जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि यहाँ पे डिविजन्स कैसे थे, मतलब यहाँ पे लोग जो थे कैसे इलेक्ट होकर ऊपर जाते थे, कैसे जो है बेसिकली ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट लेते थे। तो अब अपन वो देखेंगे। अपन देखें तो देखो, अपन ने देख लिया एक्टिव सिटीजन होते हैं, पैसिव सिटीजन होते हैं। अब पैसिव सिटीजन का कोई रोल ही नहीं है, जस्ट मेक दम, ये लोग जब तक टैक्स पे नहीं करेंगे, मेल्स जब तक ये लोग टैक्स पे नहीं करते और 25 साल से ऊपर नहीं होते तब तक इनका कोई रोल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। इनका रोल है क्योंकि ये लोग वोट देते हैं। ठीक है, अब ये लोग जो वोट देते हैं उसमें जो हाईएस्ट 50,000 मेन है, जो हाईएस्ट इन विच बेसिस, टैक्स पेइंग बेसिस, कि कौन सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है। तो जो हाईएस्ट 50,000 मेन आते हैं ऊपर के, सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले, उन लोगों को क्या करते थे ये लोग, इलेक्टरेट्स बनाते थे, इलेक्टर्स बनाते थे, सॉरी। ठीक है, क्या बनाते थे, इलेक्टर्स बनाते थे। याद रखना किनको, 50,000 मेन जो टॉप के होते थे, किसमें से, एक्टिव सिटीजन्स में से। एक्टिव सिटीजन जो टॉप, और किस बेसिस पे टॉप, टैक्स पेइंग बेसिस पे। तो इनको क्या बनाया जाता था, इलेक्टर्स बनाया जाता था। अब ये लोग कितने लोग, इनकी संख्या क्या है, 50,000, 50,000 मेन। अब यहाँ से क्या होता है, ये लोग जो है वोट देते हैं और नेशनल असेंबली, इनके वोट से नेशनल असेंबली बनती है। ठीक है, मतलब वोट तो बेसिकली ये लोग भी देते हैं, क्या बोलते हैं, एक्टिव सिटीजन भी देते हैं, लेकिन फिर ये जो इलेक्टर्स हैं ये फिर वोट देते हैं किसको, नेशनल असेंबली के जो मेन लोग हैं उनको वोट देते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे कितने लोग जाते हैं नेशनल असेंबली में, 745 मेम्बर्स। अपना इंडिया में भी ऐसे ही 545 मेम्बर्स हैं कुछ, यहाँ पे कितने हैं, 745 मेम्बर्स हैं। ठीक है, जो कहाँ से इलेक्ट होके जा रहे हैं, 50,000 मेन जो अभी अपन ने बात करी ना, वहीं से जा रहे हैं कहाँ पे, अपने नेशनल असेंबली के लोग, मतलब जो अपनी जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल ये सब बनने के लिए वहाँ पे कौन जा रहा है, ये 745 मेंबर जा रहे हैं, किसमें से, 50,000 लोगों में से। अच्छा, अब ये जो 745 मेंबर्स है यही तो सारा काम करते हैं नहीं, ठीक है, कुछ लोग करते हैं। तो बेसिकली ये इन्हीं में से, ये 745 मेंबर्स में से जो है मिनिस्टर्स बनते हैं।
ठीक है, मिनिस्टर्स बनते हैं, और जो किंग है और यही लोग जो है बेसिकली फैसले लेते हैं, कोई लॉ बनाते हैं। और जो किंग है उसका भी यहाँ पे एक रोल है, उसके पास वीटो पावर है। किंग के पास क्या है फ्रांस में? वीटो पावर है, मतलब कि वो बोल सकता है कि आई एग्री टू दिस लॉ, आई डोंट एग्री टू दिस लॉ, व्हाटएवर। ठीक है, तो बेसिकली वो किंग, ये बोलने की बात है कि किंग के पास वीटो पावर है, बट बेसिकली नेशनल असेंबली में कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल करके रखा था किंग को। तो अगर नेशनल असेंबली ने एक बार कोई चीज़ ठान ली तो वो चीज़ तो होनी ही है। ठीक है, वो किंग की बस एक फॉर्मेलिटी के लिए रखा हुआ था किंग को, बट ओके फाइन, अपन को क्या लिखना है कि किंग के पास क्या था? वीटो पावर था। अगर नेशनल असेंबली कोई भी लॉ बनाता है, ठीक है, तो उसको कौन अप्रूव कर सकता है? किंग। वो प्रूव कर सकता है कि हाँ मेरी रजामंदी है या नहीं है, व्हाटएवर। ठीक है, और एक जज भी होता था। ठीक है, एक्टिव, ये अपने एक्टिव सिटीजन में से एक जज भी बनता था। ठीक है, जो कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो चीज़ें सॉर्ट करता था। तो याद रखना अपन को, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन था उस टाइप का, उस टाइम पे क्या कि सब एक जल्दी से कर ले। तो पैसिव जो था उसका कोई रोल नहीं, इसका रोल है। इसमें से क्या होता था, जो हाईएस्ट टैक्स पेइंग लोग थे 50,000 लोग, वो इलेक्ट होके जाते थे। फिर क्या होता था, उन लोगों में से और 745 मेंबर्स जो थे उसमें से हाईएस्ट वो इलेक्ट होके नेशनल असेंबली बनते थे। ठीक है, नेशनल असेंबली के मेंबर्स बनते थे। ठीक है, और फिर वो लोग जो थे बेसिकली वो लोग फैसले लेते थे, चीज़ें करते थे, एग्जीक्यूट करते थे, जो भी है। और राजा के पास क्या था? वीटो पावर थी। ठीक है, तो ये लिख लो एक बार। ऐसा पता नहीं, मैंने जितना समझा है राजा पे कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल था, तो वो लोग बेसिकली, राजा हाँ ही बोलता था हर चीज़ को। ठीक है, ठीक है, तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है। अपन देख, किंग के टाइम पे नहीं थी, किंग के पास तो सारे काम किंग ही करता था। यहाँ पे अपन देख सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर हो रहा है। ठीक है, नेशनल असेंबली में कैसे हो रहा है? नेशनल असेंबली वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? लॉस बनाते हैं। उसमें से जो मिनिस्टर्स निकल के आते हैं वो लोग क्या करते हैं? उन्हीं लॉस को एग्जीक्यूट करते हैं। और फिर एक बंदा होता है, जज होता है, जो कि जजिंग करता है। तो बेसिकली यहाँ पे पावर डिवाइड हो रहा है, एवरीथिंग इज नॉट डन बाय किंग। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, अच्छा, किन किन लोगों, मतलब किन किन डिपार्टमेंट्स के बेसिस पे बेसिकली यहाँ पे अपन को लिखना है? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। ठीक है, इनमें से किसका रोल होता था बताओ? एक्टिव सिटीजन्स। ठीक है, इनका रोल नहीं होता था। ठीक है, यहाँ से लोग कहाँ जाते थे? इलेक्टर्स बनते थे, है ना? कितने लोग होते थे वो? ठीक है, इन 50,000 से ऊपर कौन जाते थे?
नेशनल असेंबली से नेशनल असेंबली के मेंबर्स बनते थे। कितने मेंबर्स होते थे यहाँ पे? ठीक है, और इसी में से एग्जीक्यूट करने वाले कौन होते थे? मिनिस्टर्स। ठीक है, किंग के पास क्या होता था? वीटो पावर। ठीक है, और इन्हीं एक्टिव सिटीजन में से एक बंदा कौन बन जाता था? जज। ठीक है, तो ऐसा कुछ उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था नेशनल असेंबली का। ठीक है, तो ये अपन ने क्या देखा? ये कौन सा टॉपिक चल रहा है? फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। अब ये आज का लास्ट टॉपिक था। कल अपन क्या देखेंगे कि हाउ एंड ऑफ मोनार्की, कि कैसे मोनार्की पूरी तरीके से खत्म कर दी किसने? फ्रांस ने। ठीक है, एंड ऑफ मोनार्की, अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, मतलब टोटली अपनी मोनार्की चली गई। अब वो कैसे हुआ ये अपन कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही सही है।